कहते हैं जीवन संघर्षों से ही बनता है। यही संघर्ष हमारे जीवन में परिपक्वता लाते हैं और संघर्ष की यही परिपक्वता यदि भाषा से जुड़कर साहित्य सृजन की ओर मुड़ जाए तो यकीनन जमीनी सच्चाई और संस्कृति से जुड़ी रचनाएं जन्म लेती हैं। मॉरिशस के हिंदी साहित्य में ऐसी ही रचनाओं के जन्मदाता हैं रामदेव धुरंधर। इनकी रचनाओं में मॉरिशस की जमीनी गंध को न केवल महसूस किया जा सकता है बल्कि आजादी से पहले और बाद के मॉरिशस के इतिहास को भी बखूबी समझा जा सकता है। यूं भी कहा जाता रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी लेखक के अपने जीवन काल का उल्लेख तो उसमें होता ही है, साथ ही भूत और भविष्य के समाज को समझना भी एक अच्छे रचनाकार की रचनाओं में संभव हो पाता है। रामदेव धुरंधर के संघर्ष की कथा भी मॉरिशस के आम भारतीय प्रवासी की तरह ही है। इनके पिता रोजी रोटी के लिए यहां आए थे। यहां आकर उन्हें शुरू में मजदूरी करनी पड़ी। गन्ने के इन्हीं लहलहाते खेतों में काम करके उन्होंने जीवन यापन शुरू किया। बाद में छोटा मोटा व्यवसाय शुरू भी करना चाहा, मगर उसमें घाटा हो गया। इसी कारण रामदेव धुरंधर को 12 वर्ष की आयु में ही मजदूरी आरंभ करनी पड़ी। यहीं से उनके जीवन की संघर्ष यात्रा आरंभ हुई। मेरा जब जन्म हुआ था इस देश में, उन दिनों मॉरिशस ऐसा नहीं था जिस रूप में आज आप देख रहे हैं। उन दिनों खासकर हमारे जैसे लोग इस देश में काफ़ी गरीबी से गुजरते थे। जहाँ तक मेरे अपने परिवार की बात है, मेरे पिताजी मज़दूर थे और उनका दुर्भाग्य, कारोबार वे करते थे। हमारे घर पर बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, दो मेरे पिताजी खेतिहर हुआ करते थे, लेकिन उन्हें घाटा हुआ और उसके कारण उनका जीवन काफ़ी नीचे चला गया। वो मज़दूर हो गए और मैं उनका बड़ा बेटा था। जब वे मज़दूर थे, मुझे पढ़ाते थे, लेकिन दुर्भाग्य जब उनका जीवन नीचे आ गया तो उसके साथ साथ मेरा भी जीवन नीचे आता है और बचपन से ही मुझे मजदूरी करनी पड़ी। मैं कुदाल से काम करने वाला आदमी था, खेत में काम करता था और आपको आश्चर्य हो कि 12 की मेरी जब उम्र थी तब से मैं मजदूरी करता हूँ। मुझे स्कूल जाने का नियमित रूप से अवसर कभी नहीं मिला। बाल श्रमिक के रूप में इन्हीं गन्ने के खेतों में इन्होंने मजदूरी आरंभ की। जाहिर है ऐसा इन्हें परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही करना पड़ा। बाल श्रमिक से हिंदी के एक विद्वान, साहित्यकार और अध्यापक बनने तक की लंबी यात्रा आज भी इनकी आंखों में उभर आती है। मजदूरी के साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। हिंदी की ओर रुझान परिवार से ही मिला था। पिताजी काफी संस्कारवान थे। उन्हें हिंदी का भी ज्ञान था। फिर भारतीय संस्कृति तो विरासत में मिली ही थी। इन्हीं संस्कारों के चलते रामायण का पाठ बचपन से घर में होते देखा था। भारतीय धर्म ग्रंथों का प्रभाव चरित्र, व्यक्तित्व और लेखन पर भी पड़ा। यही संस्कार वो अपनी रचनाओं के अलावा आने वाली पीढ़ी को भी सौंपना चाहते हैं। हालांकि रामदेव धुरंधर ये स्वीकार करते हैं कि किशोरावस्था में
अन्य मजदूरों के साथ काम करते हुए इनमें कुछ व्यसन भी आ गए थे, किंतु 18 वर्ष की अवस्था में अनिवार्य रूप से आर्य समाज का सदस्य और अच्छे हिंदी ज्ञान के कारण प्रधान बनाए जाने पर इन व्यसनों से भी छुटकारा मिल गया। यही साफ गोई इनके साहित्य में भी नजर आती है। सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन की ये रही कि हमारे गांव में एक बैठका हुआ करती थी जिसमें रामायण की, हनुमान चालीसा की बात लोग करती थी, पाठ होता था, साथ में आर्य समाज पद्धति से हवन होता था। इस तरह के अनुष्ठान चलते रहते थे। तो मेरे पिता ने, उसका एक नियम हुआ करता था कि जब आपके बच्चे 18 साल के हो जाएं तो उसमें आपको अपने बच्चे को एक मेंबर बना देना चाहिए। यदि आप उसे अपना उस समाज का आप मेंबर नहीं बनाते हैं तो आपके यहाँ शादी हो, आपके यहाँ मृत्यु हो या कोई उत्सव हो तो गांव का कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ नहीं आएगा। आज इससे हम खुले हैं। चाहे मैं आज समाज में न रहूं, बैठका में न रहूं, मेरा काम चल जाएगा। पैसे से भी काम चल जाता है और दूसरे रूपों में भी काम चला लेते हैं। तो इस रूप में मैं कहता हूं कि हमारी सामाजिकता आज खत्म हो गई है। रामदेव धुरंधर में समाज व साहित्य के प्रति परिपक्वता आने लगी। यूं भी अनुभव किसी रचनाकार की रचनाशीलता को तराशता है। यही वो समय था जब जीवन परिवर्तन के लिए करवट ले रहा था। इतनी युवावस्था में बनाए गए ये पहले प्रधान थे। यहीं से इनके जीवन में नया मोड़ आया। हिंदी की ओर विशेष रुझान के कारण सरकारी अध्यापक की नौकरी भी मिल गई। साथ ही लेखन कार्य भी शुरू हो गया। यहीं से जीवन स्तर में कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। उन दिनों जब मेरा जन्म हुआ था इस देश में, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, हमारे जैसे लोगों का जीवन स्तर, चाहे वो मेरा घर हो या मेरे आसपास के लोग हों, उनका जीवन स्तर काफ़ी नीचे हुआ करता था। अभी तो हम कंक्रीट के घर में रहा करते हैं। हमारा जीवन शुरू हुआ है फूसनुमा घर से। छोटे छोटे घर हमारे हुआ करते थे। इसके बाद टीन का घर आया। अभी जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ फूस से बना मेरा घर था। उसके बाद टीन से बना मेरा घर हुआ और आज इस रूप में मेरा घर है। तो समझिए घर के हिसाब से मैंने 3 पड़ाव पार किए हैं। गरीबी से आज भी मैं निकला नहीं हूँ, पैसे वाला आदमी मैं नहीं हुआ, लेकिन किसी न किसी रूप में मैं अपने को धनवान मानता हूँ। मेरा अच्छा परिवार था, आज भी अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं और आज हिंदी से जोड़कर ही मैं रोटी पाता हूँ, हिंदी से जोड़कर ही मैं नाम पाता हूँ। इस रूप में मैं अपने को धनवान मानता हूँ। भाषा और साहित्य के संस्कार भी घर परिवार से ही मिले। यहीं से युवा मन में एक साहित्यकार पनपने लगा। पिताजी रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। तभी पात्रों और घटनाक्रमों को समझने का सिलसिला भी शुरू हुआ। भाषा पर गहरी पैठ तो अध्ययन काल से ही शुरू हो गई थी। तभी फौजी गांव के परिवार से ब्याह कर इनके घर आई। उन्होंने ही रामदेव धुरंधर के भीतर छिपे लेखक को एक दिशा दी। मैंने लिखना सबसे पहले कहानी में शुरू किया था। कहानी विधा जो है मुझे अच्छी लगती थी। मेरे पिताजी हिंदी जानते थे। रामायण महाभारत की कथा वो मुझे सुनाते थे। तो चलते चलते ऐसा हुआ कि मेरी एक भाऊजी थी जिनके बारे में मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ। वो एक गांव से विवाहित होकर मेरे घर पर आई थी और वो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती थी। शीत बसंत की कहानी, इस तरह से तमाम कहानियाँ वो सुनाया करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी भाऊजी ने मुझसे कहा कि जो मैं सुनाता हूँ एक दिन तुम इसे लिखना। तो ये समझिए कि लेखन के लिए मेरे लिए प्रेरणा स्रोत तो हुआ और मैं इसे साथ साथ मील का पत्थर भी कहूँगा।
तो एक कहानी मैंने लिखी और उसे मैंने ये कहानी सुनाई और उसे कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो बाद में मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता, तो मैं कल्पना करने लगा और कल्पना करते करते एक आध कहानी मैंने बनाई, पिता को सुनाई, भौजी को सुनाई और लोगों को ये अच्छा लगा। तो ये समझिए कि मैं 12-15 साल का रहा हूँ, तब मैंने ये कहानियां लिखी थी। किस्सा गोई से शुरू होकर इनकी रचना धर्मिता कल्पनाशीलता के पंखों पर सवार होने लगी। अनुभवों और जीवन के यथार्थ ने भी इनकी रचनाओं में रंग भरने शुरू कर दिए। किंतु भौजी के किस्सों को लिपिबद्ध करते हुए धीरे धीरे रामदेव धुरंधर के भीतर एक रचनाकार जन्म ले रहा था। यहां से जो साहित्य यात्रा शुरू हुई तो रामदेव धुरंधर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत कहानियों से हुई, मगर धीरे धीरे अन्य विधाओं पर भी पकड़ बनती चली गई। 4 खंडों में लघु कथाएं प्रकाशित हुई। प्रत्येक खंड में 300 लघु कथाएं। भारत में भी इनकी काफी चर्चा समय समय पर होती रही। 300 से अधिक नाटक लिखे जो मॉरिशस रेडियो पर प्रसारित भी हुए और अनेक का मंचन भी हुआ। एकांकी भी काफी लिखे, साथ साथ उपन्यास भी लिखे, जिनमें से 10 उपन्यास तो भारत में प्रकाशित हो चुके हैं। रामदेव धुरंधर के साहित्य में इसी योगदान ने इन्हें आज हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। समकालीन लेखकों व मॉरिशस में धीरे धीरे बढ़ते हिंदी व साहित्यिक वातावरण ने भी इनके लेखन को अनुकूलता प्रदान की। भारत के प्रति विशेष लगाव तथा यहाँ के हिंदी साहित्यकारों का प्रभाव मॉरिशस के अनेक लेखक लेखिकाओं की तरह रामदेव धुरंधर पर भी रहा। हालांकि उनकी साहित्यिक यात्रा मॉरिशस से ही आरंभ हुई, मगर शीघ्र ही इन्हें भारतीय हिंदी साहित्य जगत में भी स्वीकार किया जाने लगा। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी साहित्यिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों के बारे में। मेरी जो पहली कहानी छपी वो मॉरिशस में ही छपी थी। आर्योदय नाम से एक पत्रिका निकलती थी जो अभी चल भी है। उसमें नेता नाम से मेरी कहानी छपी थी। ये स्वतंत्रता, मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले की बात है, ये कहानी छपी थी। इसके बाद मैंने क्या किया, वो कहानी जब मॉरिशस में छप गई, कांग्रेस नाम से एक पत्रिका निकलती थी, उसमें भी मैंने कहानी भेजी, वो कहानी छपी। तो ये मॉरिशस की बात हुई। इसके बाद ये हुआ कि सोमदत्त बुखरी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने हिंदी परिषद नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। वो अनुराग पत्रिका निकालते थे। वो मुझे कुछ जानने लगे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि एक कहानी आप भेजें, तो उसके लिए मैंने प्रतिज्ञा नाम से कहानी भेजी। जो कहानी उन्हें अच्छी लगी और वो कहानी उन्होंने प्रकाशित की। इस बीच भारत से लेखक मॉरिशस आने लगे थे। मैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर आदि, राजेंद्र यादव, इस तरह से तमाम भारतीय लेखकों को मैं जानने लगा था और धर्मयुग में पढ़ता था। तो मेरे दिमाग में आया कि इसके लिए मैं एक कहानी भेजूं। तो धर्मयुग में 73 में मैंने एक कहानी भेजी, वो कहानी प्रकाशित हुई। इसके बाद ऐसा समझिए कि उनका धर्मवीर भारती का आशीर्वाद मेरे सिर पर इस तरह से बना कि वो हमेशा के लिए रह गया। मेरी तमाम कहानियां उन्होंने धर्मयुग में प्रकाशित की। इसके बाद सरिका में कहानियां लगातार आने लगी। आजकल में निहारिका, भारत की तमाम पत्रिकाओं में मेरी कहानियां प्रकाशित हुई और होती रही। और ईश्वर की कृपा से आप लोगों का प्रेम भी है साथ में कि आज मैं भारत में मैं एक लेखक के रूप में जाना जाता हूं और अब तो मेरी तमाम रचनाएं भारत में प्रकाशित हो चुकी हैं। रामदेव धुरंधर के उपन्यासों ने उन्हें विशेष रूप से प्रतिष्ठा दिलाई। हिंदी साहित्य में उनकी सक्रियता का
एक और स्तंभ है उनका त्रिखंडी उपन्यास पथरीला सोना। ये महाकथात्मक उपन्यास श्रृंखला मॉरिशस व भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मॉरिशस की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। 3 खंडों में प्रकाशित इस महत्वपूर्ण उपन्यास श्रृंखला के बारे में इनका कहना है। कहानियों के बाद मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया और अब तक मेरे 10 के करीब उपन्यास भारत में प्रकाशित हो चुके हैं और अभी हाल में मेरा त्रिखंडी उपन्यास प्रकाशित हुआ है पथरीला सोना नाम से। इससे पहले जो उपन्यास मैंने लिखे छोटे होते थे, लेकिन ये जो उपन्यास मैंने लिखे हैं मॉरिशस के इतिहास को लेकर बृहद उपन्यास हैं और आपके भारत में इन उपन्यासों की अच्छी चर्चा हो रही है और इससे मुझे लिखन का अच्छा संबल मिलता है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से अभी मैं लिख रहा हूँ, यदि ये रफ्तार बनी रहती है तो निकट भविष्य में मैं इस तरह से लिखता रहूँगा। लेकिन चलते चलते मैं आपको ये बता दूँ कि पथरीला सोना जो त्रिखंडी उपन्यास मेरे प्रकाशित हुए हैं, इन उपन्यासों के बाद मतलब त्रिखंडी उपन्यास के बाद इसको मैंने आगे बढ़ाया है, जिसे मैं 6 खंडों में पूरा कर रहा हूँ। 3 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और जो 3 खंड शेष हैं उन खंडों पर मैं काम कर रहा हूँ। लगभग सभी प्रमुख भारतीय लेखकों का रामदेव धुरंधर जी पर काफी प्रभाव रहा है। मुंशी प्रेमचंद के प्रति तो उनके मन में अपार श्रद्धा है। मुझे यहाँ की प्रेरणा की बात तो मैंने आपसे की, लेकिन भारत के लेखकों से निसंदेह जिसे हम साहित्य कहेंगे, कहानी कहेंगे, उपन्यास कहेंगे, ये प्रेरणा तो मुझे भारत से मिली है। प्रेमचंद से मैंने बहुत सीखा है और आज भी प्रेमचंद का नाम मैं लेता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा, उन्हें तो मैंने देखा नहीं, बहुत पहले दिवंगत हो गए, लेकिन उनकी रचना समझिए मेरे सामने एक मूर्त रूप से प्रेमचंद खड़े होते हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेता रहा हूँ। भारत व मॉरिशस दोनों ही जगह रामदेव धुरंधर जी को अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। भारतीय लेखकों व समीक्षकों ने भी उनके हिंदी साहित्य में योगदान की मुक्त कंठ से सराहना की। हालांकि पुरस्कार किसी साहित्य के मूल्यांकन का आधार नहीं है, किंतु ये साबित करते हैं कि सुधी पाठकों, समाज, साहित्यिक व सरकारी संस्थाओं ने रामदेव धुरंधर की रचनाशीलता को नमन किया है। रामदेव धुरंधर मॉरिशस के एक अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उन्होंने लघु कथाएं भी बहुत लिखी हैं और मैं समझता हूँ कि 3 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक कथाकार के रूप में उनमें प्रतिभा है, इसमें अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि वो अभी बराबर लिख रहे हैं और उनमें एक संभावना तो मुझे दिखाई देती है और अगर वो निरंतर लिखते रहे तो मुझे विश्वास है कि वो मॉरिशस की कथा साहित्य में एक अपना अच्छा स्थान बना सकेंगे। 1946 में जन्मे रामदेव धुरंधर ने मॉरिशस की गरीबी, आजादी के संघर्ष, उसके विकास की कहानी और संस्कृति के प्रभाव को बहुत शिद्दत से महसूस किया है। भारतीय ग्रंथों, संतों और नेताओं के मार्गदर्शन के प्रति भी वे काफी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। रामदेव धुरंधर जी का मानना है कि भारत, हिंदी और हिंदुत्व ने मॉरिशस को बहुत कुछ दिया है। इन तीनों ही बातों ने मॉरिशस को आजादी तो दी ही, एक भारतीयता भी दी। वे स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि यदि यही हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान मॉरिशस की रगों में बसा हुआ नहीं होता तो शायद मॉरिशस कभी आजाद ना हुआ होता, या फिर
उसे और लंबे समय तक आजादी का इंतजार करना पड़ता। आइए उन्हीं से जानते हैं कि मॉरिशस की धड़कनें किस तरह भारत से प्रभावित होती रहीं और कैसी कैसी करवटों से उन्हें गुजरना पड़ा। मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले भारतीय मूल के जितने इस देश में थे, भारतीय मन के जितने लोग इस देश में थे, उनका जीवन स्तर अच्छा नहीं था। प्रायः सभी का जीवन गरीबी में गुजरता था। छोटे छोटे घर हुआ करते थे, लोगों का जीवन इस तरह से चलता था। लेकिन हमारे लोगों के पास एक खूबी थी, उनका जो अपना धर्म था, उनका जो अपना संस्कार था, उनका जो अपना रीति रिवाज था, इससे वे जुड़े रहते थे। और मैं समझता हूं कि बाद में 1968 में 68 में जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो मैं समझता हूं कि भारतीयता का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। और आप मॉरिशस में कहीं भी जाकर आप लोगों से बात आप करें, आपसे लोग कहेंगे कि हिंदुत्व का और हिंदी का मॉरिशस की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यदि ये हमारे पास न होता, हिंदुत्व न होता, हिंदी न होती, भारतीयता न होती, भारतीय संस्कार हमारे पास न होते, और भारत के आपके गांधी का नाम मैं लूँगा, आपके तमाम जो संत हुए, उन सब का संस्कार हमारे ऊपर रहते, उसी संस्कार के बूते, उसी भावना के बूते हमने मॉरिशस की स्वतंत्रता के लिए अपना सहयोग दिया, हमारे परिवार ने। और उन दिनों मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों और गोरों के बीच बड़ा संघर्ष चलता था। और यदि हमारे शिव सागर राम गुलाम की स्वतंत्रता के संदर्भ में जीत हुई, तो इसके पीछे भी बात यही थी कि हमारा मन जो था भारतीय मन था, हमारा जो मन था हिंदुत्व से भरा मन था, हमारा जो संस्कार था भारतीयता का संस्कार रहा था। अतः मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त होने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं स्वीकार करता हूं कि यदि ये ना होता तो संभवतः 68 में हमें स्वतंत्रता न मिलती, स्वतंत्रता बहुत सालों बाद मिलती, और हो सकता है वो मिलती भी नहीं। रामदेव धुरंधर के साहित्य ने उन्हें तो एक पहचान दी है, मॉरिशस को भी दुनिया के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। चारों ओर समुद्र से घिरे इस खूबसूरत टापू पर साहित्य सृजन की संभावनाएं इसलिए भी हैं कि एक तो ये छोटा है, दूसरे लगभग सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और यहां का शांत वातावरण भी किसी रचनाकार के हृदय में प्रेरणा स्रोत बनकर उसकी रचनाशीलता को बढ़ाता है।